नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन आर राठौर। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से शब्दों का वार तेज होता नजर आ रहा है। पीलीभीत की जनसभा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बबुआ से लेकर साइकिल पंचर तक, गरीबों की पीड़ा, नागरिकता तुष्टीकरण और जमीन कब्जाने से लेकर कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने दशकों से वंचित परिवारों को नागरिकता और जमीन का अधिकार दिया, जबकि विपक्ष ने केवल वोट बैंक की राजनीति की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विकास की रिपोर्ट कार्ड है या फिर चुनावी रण का शंखनाद है? क्या गरीबों के नाम पर राजनीति हो रही है या वास्तव में उन्हें उनका अधिकार मिल रहा है? 12 बजे उठने वाले बबुआ ये वाला तंज क्या राजनीतिक व्यंग है या फिर एक व्यक्तिगत हमला है? क्या सपा और कांग्रेस सचमुच में तुष्टीकरण की राजनीति करती है या ये सिर्फ एक चुनावी नैरेटिव सेट किया जा रहा है? क्या नागरिकता और पुनर्वास का मुद्दा भी राजनीतिक हथियार बना हुआ है? और सबसे अहम सवाल कि क्या जनता विकास, रोजगार और महंगाई जैसे असली मुद्दों पर जवाब चाहती है या फिर आरोप प्रत्यारोप की ये सियासत ही चुनावी एजेंडे तय कर सकती है? आज आपके मुद्दा में इसी चीज पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में ऐसे मुद्दे अब लोगों की समस्याएं बने हुए हैं। क्या ये भाषण लोगों की दिक्कतों को साफ दिखा पाएंगे और क्या लोगों की दिक्कतें सच में ये भाषण तक सीमित रह जाती है? क्या जब रिपोर्ट कार्ड मांगे जाते हैं तो ये भाषणों से चीजें साफ कर दी जाती है और साथ ही इन रिपोर्ट कार्ड में क्या लोगों की दिक्कतें साफ नजर आती हैं? जहां एक तरफ लोग गर्मी, बिजली, पानी और साथ ही भूख जैसे संकट से गुजर रहे हैं, तो वहीं पर आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच इन चीजों को कहीं ना कहीं छिपा दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पीच की कुछ बड़ी बातें भी सामने आई है, जहां पर उन्होंने कांग्रेस और सपा, उन्होंने गरीबों को उनके हक से वंचित किया, ऐसी चीजें उन्होंने सामने रखी। जहां सीएम योगी ने कहा कि दशकों से अपने अधिकारों का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों को न्याय दिया गया। 56 वर्ष के पहले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और साथ ही वहां से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, बौद्ध और सिख लोगों को जगह दी गई। इसके साथ ही सीएम योगी ने और कुछ चीजें कही, आइए आपको सुनाते हैं। परिवार तक सीमित रहने वाले लोग समाज का कल्याण नहीं कर सकते, देश का कल्याण नहीं कर सकते, और इसीलिए तो उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने इनकी साइकिल को पंचर करके इस लायक बना दिया कि वो चलने ही न पाए। क्योंकि वो साइकिल चलेगी तो दंगा करवाएगी, उपद्रव करवाएगी, कर्फ्यू लगाएगी, गुंडागिर्दी करेगी। हमने इन गरीबों की पीड़ा के साथ अपनी संवेदना को जोड़ा। ये संवेदना समाजवादी पार्टी भी जोड़ सकती थी। 4-4 बार प्रदेश में शासन करने का अवसर मिला था, लेकिन ये तब सुनते जब बबुआ को समय पे जगने की आदत हो। 12 बजे सो करके उठेंगे, 2 बजे तक तैयार होंगे, फिर 5 बजे जिम चले जाएंगे, तो गरीब की पीड़ा को सुनने की आदत कहां? उनके लिए विकास तो केवल सिपाही का विकास है, पीलीभीत उनके एजेंडे में नहीं था। लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा कि विस्थापित हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित है, आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। यानी इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी।
जैसा कि आपने देखा कि सीएम योगी ने इन चीज़ों पर सवाल उठाए हैं और साथ ही उन्होंने बबुआ और साइकिल पंचर जैसे भी मुद्दे उठाए और ये साफ तौर पर सवाल उठाए हैं कि जहां पर पूर्व सरकारों ने कुछ काम नहीं किया है तो वहीं पर योगी सरकार का काम अब जनता के बीच नजर आ रहा है। इसी के साथ आज हमारे पैनल पे सबसे पहले हमारे साथ सपा प्रवक्ता सर्वेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। उनसे सवाल करेंगे और जानेंगे कि सपा क्या कुछ करने को इस इलेक्शन में तैयार है और क्या कुछ चीजें देखने को मिल रही है। सर्वेश जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कुछ तैयारी है सपा की इस बार चुनाव में, क्योंकि एक तरफ से पीलीभीत में सीएम ने हुंकार भर दी है। आपको नमस्कार, जनता को नमस्कार, सबको नमस्कार। सचिन भाई, आप अगर मुख्यमंत्री जी की बातें सुनेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो कितने परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हैं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा हो और वो बता रहा हो कि पूर्व मुख्यमंत्री जी कितने बजे उठते थे, कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठ के जिम जाते थे, क्या करते थे। तो ये 12 बजे उठते थे या 2 बजे उठते थे तो ये चाय पिलाते थे क्या फिर उनको सुबह सुबह? वहीं बैठे रहते थे ये। इनको बहुत पता है टाइम टेबल का, क्योंकि इनको 9 साल में जो बजट एलोकेट हुआ प्रदेश में उसमें यूटिलाइज 38% तक यूटिलाइजेशन रह गया कई मंत्रालयों का, उसकी चिंता नहीं रही इनको। इनको इसकी चिंता नहीं है कि 7 एयरपोर्ट जो बने उसमें से 6 डिसफंक्शनल हो गए, एक ही फंक्शनल रह गया, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में महिलाओं पे होने वाले अपराधों में 2022 में नंबर 1 था उत्तर प्रदेश, 2024 के आंकड़ों में एससी एसटीज के ऊपर और बच्चों के ऊपर अपराधों में नंबर 1 पे था उत्तर प्रदेश, उसकी चिंता नहीं है इनको। तो ये फालतू की बातें। दूसरा, अभी का कारण ये है कि ये घिरे हुए हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के कांड के बाद, हर नीट के बाद, हर तरह से घिरे हुए हैं, बेरोजगारी से, महंगाई से, हर तरह से घिरे हुए। तो ये बहकी बातें कर रहे हैं। सर्वे जी, इन सब चीजों पर समाजवादी पार्टी क्या कुछ करती नजर आ रही है फिलहाल के लिए? समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है, जनता के बीच जनता से बात कर रही है, जनता की आवाज उठा रही है। जनता की आवाज ही उठाई थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे, जिसके नाते ये अब आपको सारा खेल दिख रहा है सामने आता हुआ। ये पूरी चोरी सामने आई है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था भाजपा के लोगों का, आरएसएस के लोगों का, जो चढ़ावा चोरी किया उन्होंने, वो सब जो जनता के सामने आया है वो समाजवादी पार्टी की देन है, विपक्ष की देन है, विपक्ष की एकजुटता की देन है कि हमने जनता की आवाज उठाई और ये सामने आया, जिसके नाते ये बहकी बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इनके पास अपने किए हुए कामों का कोई ब्यौरा नहीं है। ये कह रहे हैं दंगा करवाएगा। दंगा करवाने के मामले में 2007 में किसके ऊपर एफआईआर हुआ था? मुख्यमंत्री जी के ऊपर ही हुआ था, जो खुद हटवाया इन्होंने बाद में। हेट स्पीच का मुकदमा इनके ऊपर हुआ था 2007 में, तजिया फुकवाने का मुकदमा इनके ऊपर हुआ था। तो ये इनको सच्चाई से दूर रखना, जनता सब जानती है। इनका फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहा है और 2027 में दिख जाएगा। जो 2024 में हुआ था उससे बड़े स्तर पे 2027 में उत्तर प्रदेश इनका जवाब देगी, चढ़ावा चोरों को बाहर फेंकेगी। लेकिन सर्वेश जी, जैसे हमने लगातार देखा कि अब जब योगी सरकार आने के बाद 2 बार योगी सरकार आ गई है उत्तर प्रदेश में और लोगों का भरोसा भी बढ़ा है बीजेपी पे, तो उसी के साथ समाजवादी पार्टी पर जो लगातार सवाल उठते रहे, लगातार जो जनता में निराशा देखी गई है समाजवादी पार्टी के लिए, उसके लिए समाजवादी पार्टी क्या कुछ करती नजर आ रही है? नहीं, ये आपकी अपनी बात हो सकती है, इसके लिए कोई फैक्ट नहीं है। 2 बार सरकार आई, दोनों बार विश्वास घटता दिखाई दिया। सीट्स और नंबर ऑफ वोट्स देखेंगे और जो लास्ट चुनाव उत्तर प्रदेश में 2024 में, उसमें जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ था, भाजपा के साथ नहीं था। बहुत बुरी हार मिली थी इनको सारी मशीनरी लगाने के बाद भी। तो जनता का विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ पुख्ता होता जा रहा है और 2027 में उसकी पूर्ण आहुति दिख जाएगी। बिल्कुल सर्वेश जी, मैं और अपने पैनलिस्ट से मुलाकात करा दूं, बता दूं हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता ब्रजेश मणि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुवा हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे सवाल करेंगे और जानेंगे इस पूरी चीजों के बारे में। उससे पहले शैलेंद्र जी के पास जाएंगे। शैलेंद्र जी, इस बार कांग्रेस क्या कुछ काम करने को दिख रही है? इस बार उत्तर प्रदेश में क्या कुछ करेगी इस बार कांग्रेस? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी जो चंदा चोर है बीजेपी के लोग, अब जो है चढ़ावा चोरी कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने ही इस महत्वपूर्ण सवाल को उठाया है। हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय ने ही इससे वहां गए भी थे। उन्होंने इस सच्चाई की जो कलई है वो कांग्रेस पार्टी ने खोला है और जनता के सारे महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के लगातार कांग्रेस पार्टी अनवरत सभी महत्वपूर्ण विषय पे आंदोलनरत है। अभी राहुल गांधी जी को आपने देखा है कि नीट पे राजस्थान में कोटा में उन्होंने एक बहुत ही बेहतर
नौजवानों से वार्ता किए, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किए। उन्होंने ये भी एक डाटा प्रस्तुत किया है कि भारत सरकार का जितना शिक्षा का बजट है उससे अधिक पैसा जो हवाई वायु जी ब्रजेश जी के पास जाना चाहेंगे। कांग्रेस हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता ब्रजेश मणि जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी के पास जाएंगे। ब्रजेश जी। जी प्रणाम। जी ब्रजेश जी, आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भाषा का इस्तेमाल किया है साफ तौर पर, और जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं, इसमें क्या कुछ चीजें आपको नजर आ रही हैं आगे कि क्या इस बार सीएम योगी ने पीलीभीत से शंखनाद कर दिया है चुनाव के लिए? शंखनाद तो चुनाव का बहुत पहले ही हम कर चुके हैं। मैंने पहले भी ये कहा है, आपने हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारी सरकार को आपने देखा होगा, हर क्षण हम सामाजिक मुद्दे, पर्यावरण के मुद्दे, जनता के मुद्दे पे काम करते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से उस काम करने का ही तरीका है जिससे हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, या सारे चैनल वाले भी कहते हैं और जनता भी इस बात को देखती है। क्योंकि चुनाव में वोट पाने का यही तरीका है कि कितना अधिक आप जनता के बीच में पड़े रहें, उनके जो जन सरोकार के मामले हैं उसको उठावें। अभी जब हम चर्चा शुरू करेंगे, गांव में जा करके जब हम बताएंगे कि आपके गांव में अगर 100 व्यक्ति को किसान निधि का पैसा मिल रहा है तो 100 में 6000 का गुणा करके बताएंगे कि इस गांव में इतना गया। 100 आवास मिले हैं तो उसमें उतने को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी जनता के जब सुख दुख में हम खड़े रहेंगे, उनके लिए स्कूल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगे, तो जनता वोट देगी हमें, और इसी आधार पे ही वोट मिलते हैं। पिछली सरकारें भी इसी आधार पे वोट पाती थी, इसी आधार पे हम भी वोट पाते थे। बाकी बयानबाजी से कहीं वोट किसी को नहीं मिलता है, चाहे वो मेरे पार्टी का हो चाहे दूसरे पार्टी का हो। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने असलियत बताई है जो पिछली सरकारों में हुआ करता था। बिल्कुल। आप किसी भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदुओं के लिए काम तो नहीं कर रही है। आप आके देख लें, हमारे जिस वार्ड में पूज्य योगी जी रहते हैं उस वार्ड में 398 आवास मुस्लिम परिवार को मिला है। मैं केवल एक वार्ड की बात बता रहा हूं। उस वार्ड में जिसमें पूज्य योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, मंदिर के ठीक पीछे, हमने कभी एक क्राइटेरिया नहीं बनाया कि हिंदू और मुसलमान इसके लिए। पिछली सरकारों में आपने देखा होगा किस तरीके से एक जाति विशेष के लिए बातें हुआ करती थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे आपकी सपा हो या जो भी हो, इस तरीके के लोग। क्योंकि आप जब भी डिवाइड की बात करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे तो आपको वोट नहीं मिलेगा। जी ब्रजेश जी, बिल्कुल। सर्वेश जी के पास जाना चाहेंगे। सर्वेश जी, इस पर आपका जवाब चाहूंगा। जैसे बीजेपी लगातार कह रही है कि हर वर्ग के लिए काम किया गया और वो काम जो है वो ग्राउंड जीरो पर दिखता भी है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, काम मैं भी काम की बात कर रहा था। ये जो बजट एलोकेशन होता है ये भी काम का ही सबसे बड़ा होता है मुजाहरा। काम इनका ऐसा होता है कि ये 25 लाख की कंपनी को, 50 लाख टर्नओवर की कंपनी को 25,000 करोड़ का एमओयू दे देते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे उत्तर प्रदेश सरकार। काम ऐसा होता है कि बजट एलोकेट तो हो जाता है लेकिन यूटिलाइज नहीं हो पाता। 9 साल की कहानी है ये। काम ऐसा होता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में 535 करोड़ का घोटाला कैग बोलती है कि हो गया। काम ऐसा होता है कि एग्जाम होते हैं लेकिन पेपर ही लीक हो जाते हैं। काम ऐसा होता है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया, नाक के नीचे से मुख्यमंत्री जी के पता भी नहीं चला। तो ये इस तरह का काम होता है, चढ़ावा चोरी टाइप का काम। जो गजनवी कभी किया करता था उससे बड़े स्तर पे, वो तो 27 साल में 17 बार चोरी कर पाता था, लूट कर पाता था। यहाँ 42 दिनों में 70 बार हो गया। तो ये गजनवी टाइप का काम हो रहा है इस टाइम पे। सही बात है, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं ये लोग। ब्रजेश जी, जी क्या बीजेपी गजनवी जी का रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है सर्वेश जी के हिसाब से? भाई सर्वेश जी को जो कहना है अपना वो कह रहे हैं, हमको जो कहना है हमने कह दिया, और जनता को जो देखना है, जनता को जो करना है वो जनता कर रही है। लेकिन सर्वेश जी, जब जनता रिपोर्ट कार्ड मांगती है तो रिपोर्ट कार्ड में इसी राम मंदिर के लिए विरोध करते थे, इसी चंदा चढ़ावे के लिए ये लोग गाली देते थे। जो भी जनता वहां ना जाए इसके लिए प्रमोट करते थे। आज जब, अब आप पहले बात बोले, आप बोले, मैं नहीं बोला हूं सर, मैं तो आपके पक्ष ही में बोल रहा हूं।
धैर्य थोड़ा रखिए। अभी तक इनको विरोध होता करते थे, आज ये बंटवारा करने पहुंच रहे हैं, आज ये चोरी की बात कर रहे हैं। जहां चोरी हुई लोग दंडित हुए। ये सरकार जीरो बैलेंस पे जीरो काम कर रही है, जीरो टॉलरेंस की काम कर रही है जीरो बैलेंस पे काम कर रही है। भ्रष्टाचार पे। बस अभी इन्होंने कहा कि आपके पैसे नहीं खर्च हो पा रहे हैं, बजट 9 साल में आ गए, हम बजट सही में नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। पैसा तभी जाएगा जब वो सही तरीके से जनता के बीच में पहुंचेगा, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं पहुंचेगा, किसी एक मोहल्ले के लिए, किसी एक गांव के लिए सफाई के में वहां नृत्य कराने के लिए नहीं होगा, वहां पे सिने स्टारों को बुलाने के लिए नहीं होगा। जनता का पैसा बर्बाद नहीं होगा। वो पैसा अगर खर्च नहीं हो रहा तो पैसा खजाने में रखा हुआ है, वो किसी मंत्री घर पे जाके नहीं चला जा रहा है। आपकी सरकारों में होता था कि पैसा मंत्रियों के हिसाब से तय होता था। अभी आपने पेपर लीक की बात की, आप यहाँ पेपर लीक कैसे होंगे भैया? जब सूची पहले से आ जाती थी, एसडीएम की सूची में सैकड़ों खाली यादव हो जाते थे, एक क्षेत्र के हो जाते थे। सिपाहियों के की सूची आ जाती थी, कौन कौन होगा, खाली यादव होते थे। तो आपके यहाँ पेपर लीक नहीं होता था, आपके यहाँ सीटें फिक्स होती थी। आज हम मजबूती से खड़े हैं, पेपर लीक करने वाले लीक करेंगे, लेकिन हम उन्हें पकड़ेंगे और हम शुचिता पूर्वक परीक्षा कराएंगे। आपके कहने से, आपके हल्ला करने से हम नहीं बदलने वाले हैं। एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं खुलवाए थे आपकी सरकार में, आज हर जिले मेडिकल कॉलेज हो रहा है। जिन गरीबों की दवा हो रही है वो हमको काम करेंगे। भाई साहब, आपके बोलने से कहने से नहीं होने वाला है। ये जनता का पैसा से राम मंदिर बना है, जो भी उसके लिए गड़बड़ी करेगा वो दंडित होगा, और चाहे जो हो। बिल्कुल, सर्वेश जी के पास आपको इसमें बहुत परेशान नहीं हो, आप तो राम ही को नकारते थे। आपका क्या है? आप तो राम को नकारते थे, ब्राह्मणों को गाली देते थे, आपको क्या कहा जाएगा? आप लोगों की तो बात ही ब्राह्मणों को गाली आरएसएस चीफ देते हैं। ब्राह्मणों को गाली की चिंता ना करें। ब्राह्मणों को गाली तो कालनेमी बोलने वाले तो मुख्यमंत्री जी हैं। पता नहीं कैसे ब्रजेश मणि जी सरवाइव कर रहे हैं इस पार्टी में। एक बार शैलेंद्र जी की तरफ आप पीडीए में रोज गाली सुन के वहां रह रहे हैं। अखिलेश यादव प्रतिदिन कोई गाली भाटी के खिलाफ बोलेंगे आप कुछ? योगी आदित्यनाथ भाटी के खिलाफ बोलेंगे? करता हूँ भाटी की, मैं करता हूँ भाटी निकलवाइए पार्टी से। अखिलेश बोले ना, अखिलेश को एंकर को गाली दे रहे हैं। एक एंकर से पूछ, अखिलेश जी ये घोषणा कर चुके हैं, सुनिए, सुन लीजिए सर्वेश जी, अखिलेश जी घोषणा कर दिए हैं कि ब्राह्मण जिसकी टाइटल है मिश्रा तिवारी, ये सब भाजपाई है। अजय सिंह बिष्ट खुल के अरे सुन लीजिए मेरे भाई, अजय सिंह बिष्ट के पास मत जाइए, वहाँ आप जाने लायक नहीं है। अजय सिंह बिष्ट अब योगी आदित्यनाथ जी हो गए हैं। आप अजय सिंह बिष्ट की बात नहीं कर सकते हैं। अजय सिंह बिष्ट हाँ वो खत्म हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ पैदा हो गए, अजय सिंह बिष्ट नहीं। अब आपके समझ में इस नाते नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग अपने तरीके से बात करेंगे। एक एंकर ने कुछ पूछ लिया, सर्वेश जी सुन लीजिए, धैर्य से सुन लीजिए। एक एंकर ने कुछ पूछ लिया, अखिलेश जी ने पूछा अपनी टाइटल बताओ, उसने कहा कि हम मिश्रा हैं, कहे तुम भाजपाई हो। अरे तुम आप ही मेरे भाई अपने से ही भेज रहे हैं भाजपा में। आप मजबूरी पड़े हुए हैं, पे गाली दे दी आपने सुना? आपके हमारे खुल करके कह रहे हैं शंकराचार्य को जो कालनेमी है, कालनेमी ब्राह्मणों को नहीं बोला गया, कालनेमी को बोला गया। को बोला गया। शंकराचार्य क्या है? कालनेमी ब्राह्मण, फिर आप ब्राह्मण पे आ गए। शंकराचार्य क्या है? मेरे भाई, अरे मेरे भाई सर्वेश जी, धर्माचार्य सर्वेश, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। स्वकरने से चिल्लाने से नहीं होगा। शंकराचार्य जी ब्राह्मण नहीं हो, शंकराचार्य है। योगी आदित्यनाथ नहीं, योगी आदित्यनाथ है। संतों की कोई जाति नहीं होती है। आप संतों को बात शर्म नहीं है यहाँ पे। कोई जाति कोई जाति नहीं होती है। संत की कोई जाति नहीं होती। शर्म नहीं आती, बटुकों की चिका खींच दी गई। जाति में बांट रहे हैं। सर्वेश शर्म आनी चाहिए। संत की कोई जाति नहीं होती है।
संतों की संत जाति की है। कोई जाति नहीं होती। आदित्य सिंह आप बिष्ट की तो संतों की है। बात जाति कर रहे हैं। आदित्य सिंह बिष्ट की तो है। शंकराचार्य की बात आप सर्वेश जी बताइए बीच में। आदित्य सिंह बिष्ट जिस की तो है। शंकराचार्य को लाठियों से पिटवाए थे आज आप बात कर रहे आदित्य हैं। सिंह बिष्ट की तो सर्वेश जो जी है। गाली रजत जी रुक ब्राह्मणों जाइए को एक देते बार। हैं। आदित्य सिंह बिष्ट की तो है। शैलेंद्र जी की तरफ चंदा जाइए। की कोई आदित्य गड़बड़ी सिंह हुई बिष्ट वहां की पे तो है। तो आपने कहा ब्राह्मण चंदा ले रहे हैं, रजेश ब्राह्मण जी, चंदा ले रहे हैं। अरे रजेश जी रुक यहाँ जाइए। चढ़ावा हर चोरी जाति करके के बैठे पंडित हुए और उस पे हर कुछ जाति बोल के दो। रजेश जी, पुजारी है वहां पे। चढ़ावा चोरी क्या पे बात बोल दो करेंगे कुछ। आप? रजेश जी खुद रुक बेशर्मों की जाइए। तरह बात करेंगे आके। शैलेंद्र जी के पास अरे आइए। शैलेंद्र जी, अरे मत आप बोल, कुछ कहना भाई चाहते हैं, विवेक बताइए। शब्द इस्तेमाल या मत तो करिए, एक नहीं तो व्यक्ति हालत बोले खराब कुछ कर तो सुने, दूंगा। बात बनाए बोले। रखें, जिससे रजेश मेरा जी, क्या मैं मैसेज बोलूंगा तो रजेश जी, हालत रुक खराब हो जाइए। जाएगी। चर्चा हो सके। वो बोल रहे थे मैं बोला मैं बोला चिल्ला तो रहे रजेश हो जी उतनी रुक देर से। जाइए। नहीं, ये फिर जी, ठीक से शैलेंद्र बात जी, आप कीजिए। अपनी बात आप रखिए। जब बोल रहे हैं तो मैं नहीं कुछ बोला था। जैसे बात आप जो करोगे बोल वैसे पाए ही बात बोले, मुझे करूंगा दोबारा मैं बोल रहा हूँ। मैं जैसे बात करोगे वैसे ही बात 2 करूंगा। मिनट में जिससे मैं इससे अपनी बात रख सकूं कांग्रेस पार्टी की तरफ जी शैलेंद्र जी, बात रखिए। शायद बात। जी, अभी हमारे ब्रजेश मणि जी ने कहा कि शिक्षा में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। इन्हीं की सरकार में लगभग कई हजार विद्यालय बेसिक और माध्यमिक के बंद कर दिए गए। इन्हीं का डाटा है, यू डैश 2026 का डाटा है, 24-25 और 25-26 का, जिसमें हाई स्कूल और इंटर में लगभग 12 से 18% ड्रॉप आउट हो रहे हैं। मतलब सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाई स्कूल और इंटर के बच्चों की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है। तो शिक्षा की स्थिति कितनी बद से बदतर होती जा रही है। प्राइवेट विद्यालयों की स्थिति फल फूल रहे हैं। इनके सरकार का पूरा संरक्षण है, पूरा मतलब 8 बिल्कुल सर्वेश जी, ब्रजेश जी, मैं आपसे इसमें सवाल पे जवाब चाहूंगा कि लगातार सरकारी शिक्षा पर ग्राफ गिरते नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? पिछली सरकारों ने सरकारी और दूसरी शिक्षा बात- पे कोई काम नहीं किया है। मुझे बोलने दीजिए। अभी आप बतावें, प्रोजेक्ट अलंकार ये भवन भी नहीं हुआ करते थे, लोगों के भवन नहीं होते थे, सरकारी बिल्डिंगें नहीं होती थी। आज हर प्राइमरी स्कूल पे आपको बैठ संरोधन लग करके गया, टीवी पे प्राइमरी झूठ बोलना विद्यालय है। व्यवस्थित हो रहे हैं। आपकी ही सरकार का ये डाटा है कि बेसिक और माध्यमिक की अरे स्थितियां कितनी खराब आप है। बोल चुके हैं भाई साहब, आप ही जवाब दे रहे तो मैं नहीं, चुप हो जा आप रहा हूं। मुझे आप बोल बोलने दीजिए। दीजिए, मैंने तो अपनी बात ही नहीं रखा अभी। आप तभी से मुझे बोले जा रहे हैं, दूसरे मुझे को भी बोलने एंकर ने दीजिए। कहा तब मैं बोला हूं मेरे भाई। मुझे नहीं, बोलना, आप- मुझे काम करना है बूथों पे जाके। आप बोलिए, मुझे बूथों पे काम करना है। आप बोलिए, बहुत समय निकाल के तब आता हूँ। ब्रजेश जी, एक बार मैंने वही बात रखा शैलेंद्र तो जी की बात आपकी सुनना वो सरकार चाहते पहले हैं। उनकी बात खत्म नहीं डाटा बोल लेने प्रस्तुत दीजिए। किया है। भाई अभी खत्म हुई पार्टी है, कम से स्वास्थ्य कम का बोलने देख दीजिए लीजिए, उसको भी। कैंसर के इतने सारे पेशेंट बोलिए। बड़े संख्या जी, ये बैठ बोलने ही नहीं देंगे किसी को, बात शैलेंद्र आई जी, ही अपनी नहीं। बात रखिए। सरकार पूरी तरीके से फेल्योर है। सरकार पूरी तरीके से फेल्योर है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, स्वास्थ्य के हालात ये कि ग्रामीण अंचल के सीएससी को कोई दवा नहीं मिलती है। इनके मंत्री लगातार छापेमारी करते थे, सारे जगहों पे अनियमितता पाई गई है। थोड़े से ग्रामीण अंचल के जो जितने सीएससी हैं, अगर आपको थोड़ी सी बुखार के अलावा कोई बड़ा थोड़ा सा एक्सीडेंटल पॉइंट हो तो आपको सीधे बनारस, गोरखपुर या लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। तो स्वास्थ्य के हालात इतना ही है। वहां भी 2 नंबर की दवाएं बड़े पैमाने पर बेची जा रही है। सरकार के लोग कमीशन खोरी में मस्त है। शिक्षा के हालात आप देख रहे हैं, बेरोजगारी के हालात, 69,000 शिक्षक भर्ती में नौजवान 19,000 लगातार 6 वर्षों से लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सरकार उनकी कोई सुन नहीं रही है। सरकार उनके खिलाफ, मैंने ओबीसी, पिछड़ा और दलित के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। अभी इधर कोई एक भी नियुक्ति फाइनल नहीं हुई है। सारे में पेपर लीक हुए हैं। नेट की परीक्षा हो, एसआई की परीक्षा हो, होमगार्ड की परीक्षा हो, वो अभी प्रोफेसर की भर्ती हो रही थी उसकी परीक्षा हो, तो सारे परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं। बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अभी पेट्रोल के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े, गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। तो जनता तो त्रस्त है, जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। ये भाषण माननीय योगी जी कुछ नहीं ले। ब्रजेश जी, अब मैं आपके पास आना ऐसे चाहूंगा इन मुख्य सवालों मुद्दे को से लेकर। डिस्कस किया जाए। अरे उनको पहले देश के बोलने मुख्यमंत्री दीजिए, बोलने होंगे दीजिए। जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए, भी दंगे के मुकदमे वापस लिए, क्योंकि भाजपा की मंशा ही रही है इस देश में दंगा कराया जाए। सरकार दंगा कैसे होगा? दंगा तो यही करते थे, दंगाई यही थे। इनके मुख्यमंत्री पे खुद दंगे का आरोप है। लगभग 50 मुकदमे थे किसके? दंगे कराने के। और ये बात दंगे के करते हैं। जाति और धर्म के अलावा इनकी कोई राजनीति नहीं है। मुख्यमंत्री जी हो या इनके प्रवक्ता हो या इनके नेता हो,
हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई डिबेट नहीं होता है, ना कोई भाषण होता है, क्योंकि इनके पास कोई जनता के हित का मामला नहीं है। फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। पुलिस थानों में स्थिति यह है कि बिना पैसे के किसी गरीब के साथ न्याय नहीं होता है। भ्रष्टाचार चरम पे है। वही स्थिति तहसीलों में देख लीजिए। लगातार सचिव, लेखपाल, अनगिनत लोग पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं। ये वीडियो वायरल है, पेपर कटिंग आप जानते हैं, आप खुद एक प्रवक्ता है, सारी चीजों से परिचित है। लगातार भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है, उससे मुख्यमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं है। अच्छे अच्छे भाषण दे लेते हैं, हिंदू मुस्लिम पे अच्छा भाषण आता है उनको दे लेते हैं। तो बिल्कुल तहसीलों के हालात इसी का जवाब ले लें एक बार ब्रजेश जी से इन्हीं सवालों को लेकर। ब्रजेश जी ये बता रहे हैं जैसे कि लगातार जनता जो है वो त्रस्त है। तो मैं बोलूंगा कि गुस्सा जा रहे हैं, बोलने कभी पाते नहीं, आज अवसर मिला गुस्सा जाते हैं। आप अपनी बात रखिए कि जनता लगातार जो है वो त्रस्त दिख रही है। बता रहा हूं, वही बता रहा हूं। अभी माननीय कांग्रेस के भाई साहब ने कहा कि जनता तक चीजें पहुंच नहीं रही हैं। सीधे खाता में पैसा भेजने का काम पहली बार अगर हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा बेनिफिशियरीज के खाते में गया है। इनके स्वयं के प्रधानमंत्री कांग्रेस के पब्लिक मीटिंग में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हम 100 रुपया भेजते हैं, जनता तक 15 रुपया पहुंचता है। यहाँ आवास का पैसा डायरेक्ट उनके खाते में जाता है, शौचालय का पैसा डायरेक्ट खाते में जाता है, किसान सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट खाते में जाता है। खाता न खुले इसका विरोध लोग कर रहे थे। जब जनधन खाता खोला गया था 1 रुपए में, तो उस समय ये लोग हंसी उड़ा रहे थे कि भारत की जनता का आप खाता क्यों खुलवा दें, सबका मजाक कर रहे थे। आज वो सब बेनिफिशियरीज। आप मेडिकल कॉलेज में ये बात कर रहे हैं स्वास्थ्य को लेकर के। महोदय आप आ जाइए, आप पता नहीं कहाँ रहते हैं, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। स्वास्थ्य के मामले में आप लोगों के जमाने में डॉक्टर नहीं बैठते थे वहां। आप किसी पीएचसी पे चले जाइए, डॉक्टर अगर नहीं बैठा हो और मुझे बताइए अगले दिन वो सस्पेंड नहीं होता है तो मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। आपकी सरकारों में डॉक्टर गोरखपुर में तमाम डॉक्टर कानपुर में प्रैक्टिस का नौकरी करते थे, यहाँ जाके प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे। हमारे यहाँ अगर आपकी नौकरी है तो आपको वहां ड्यूटी करना पड़ेगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के आप न चिंता व्यक्त करें। आपने यहाँ आपने कुछ काम किया था, 14 मेडिकल कॉलेज आप लोगों ने खुलवाया था, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। बीच की आपकी जो सरकारें, आपकी करीबी सरकारें जो आई, मेडिकल कॉलेज नहीं खुलवाई। हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो रहा है। हमें संकट आ रही है क्योंकि हमें डॉक्टर मिल ही नहीं रहे हैं पढ़वाने के लिए बच्चों को, क्योंकि आप सब लोगों ने इसके पहले डॉक्टर हुए ही नहीं, डॉक्टर बने। आज जब आप पूछेंगे गरीब घरों के बच्चों को कि उनका एडमिशन, गोरखपुर के बच्चे का एडमिशन देवरिया में हो जा रहा है, कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, हमारे ही आसपास हर जिलों मेडिकल कॉलेज हो गया। आगने वाले 3-4 सवालों के साथ सर्वेश जी के पास जाऊंगा। सर्वेश जी, जैसा कि उन्होंने बताया कि लगातार अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में जनता लगातार विकास देख रही है। लगातार जो उन्होंने बताया कि स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक, सीएससी तक, हर जगह ये बदलाव देखने को मिल रहा है। तो क्या समाजवादी पार्टी के समय में बदलाव देखने को नहीं मिला था? देखिए बात ये है कि शिक्षा की बात कर रहे हैं वो लोग, डॉक्टर कह रहे तो नहीं मिल पा रहा है इनको। पहले प्रोजेक्ट अलंकार पे आ जाते हैं। प्रोजेक्ट अलंकार में खुद सरकार ने मान लिया था कि दूसरी तीसरी किस्त पहुंच ही नहीं पा रही, कॉलेजेस पैसा ही नहीं मांग रहे आगे, क्योंकि वो 522 एक जिले में जो है 45% स्कूल जो है उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं दिया, इनको वही नहीं दी। प्रोजेक्ट अलंकार इनका फेल्ड रहा हर जिले में। दूसरे पे आते हैं कि डॉक्टर इनको खुद ही कह रहे हैं ब्रजेश भैया कि नहीं मिल रहा है। वो कैसे मिलेंगे जब आप नीट का पेपर ही लीक कर दिया करेंगे? डॉक्टर कैसे बनेंगे? और कह रहे थे पकड़ लिए जाते हैं। अब ये बीच में बोल रहे हैं, अरे मेरे भाई बोलने तो दीजिए, अभी आप बोल रहे थे, मैंने बोला सुन लीजिए। आपकी याद दिला दूं, आज नीट का पास हुआ डॉक्टर, मैं बोल रहा हूं याद दिला दूं, मैं आपको याद दिलाता हूं, मैं याद दिला देता हूं। क्योंकि देखिए अभी ये कह रहे थे डायरेक्ट बेनिफिशियरी, डीबीटी जो है डायरेक्ट ट्रांसफर जो है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कब शुरू हुआ था इनसे पूछिए। 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया था। किसकी सरकार थी? भारत में कांग्रेस की सरकार थी।
इनको उससे मतलब ही नहीं है। जन धन की बात कर रहे थे, वर्ल्ड बैंक ने बताया कि 35% जो अकाउंट्स हैं वो फ्रॉड हैं। 22-22 करोड़ का एक साथ जो है वो फ्रॉडुलेंट साइबर फ्रॉड उसमें हो रहा था, तो वहां भी पैसे खाने के लिए इन्होंने जनधन अकाउंट बनवा दिए। हर जगह घोटाला करने की नीयत से, हर जगह हर पॉलिसी इनकी फेल होती है। कोई नई पॉलिसी इनकी आती नहीं, को बस फीता काटने वाली सरकार है, और जो लाते हैं उसमें ये फ्रॉड कर देते हैं। तो इनकी हर जगह जब जग हसाई हो रही है, हर जगह फेलियर हैं ये, तो उसके बाद कुछ ना कुछ तो बोलना है। तो हिंदू मुसलमान दंगा, फालतू की बातें, शिक्षा पे क्या ये काम करेंगे? हमारे टाइम आप इनिशिएटिव्स की बात करिए ना, आप इनिशिएटिव्स की बात करिए। जो एम्बुलेंस एक कॉल पे आया करती तो हमारी सरकार में आया करती थी। लॉ एंड ऑर्डर के लिए 10 महिला सुरक्षा के लिए 1090, लॉ एंड ऑर्डर के लिए डायल 100, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, साइबर सिक्योरिटी, कोई भी चीज, मॉडर्न हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर, ये सब हमारे टाइम पे शुरू हुआ था। इनके टाइम पे केवल बातें हैं, बतौलेबाजी है। शैलेंद्र जी के पास जाएंगे। शैलेंद्र जी, ये बताइए कि क्या, जैसे कि सर्वेश जी ने कहा कि 2013 के पहले के जो काम किए गए थे कांग्रेस सरकार की तरफ से, अब बीजेपी उन पर सिर्फ थप्पा लगाने का काम करती नजर आ रही है? शैलेंद्र जी, क्या अब तक मेरी आवाज जा रही है? किसी दिक्कत की वजह से उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही। ब्रजेश जी की तरफ जाएंगे। ब्रजेश जी, जैसा कि सर्वेश जी ने कहा कि लगातार जो चीज़ें हैं, लगातार जो पॉलिसीज लाई जा रही हैं वो ग्राउंड पर फेल होती नजर आ रही हैं, तो इस पर क्या कुछ चीज़ें आपके सामने कि जो लगातार जनता पर सफल काम करती नजर आ रही? अभी इन्होंने जनधन अकाउंट को कहा, और जैसा कि हमने देखा कि लगातार हमें देख रहे हैं कि कैसे जो बीजेपी है वो लगातार इस मुद्दे को उठाती नजर आ रही है, और सामने ये बातें समझ आ रही हैं कि कैसे लगातार बीजेपी ने जो चीज़ें ग्राउंड पर उतारी हैं, उन चीज़ों पर लगातार समाजवादी पार्टी उस पर हमला करती नजर आ रही है, लगातार उन चीज़ों पर आवाज़ उठाती नजर आ रही है। ब्रजेश जी की तरफ जाएंगे और जानेंगे कि बीजेपी का क्या कुछ पक्ष है इस पर। जी ब्रजेश जी बोलिए। डिजिटल इंडिया है बीजेपी का ये। जी ब्रजेश जी, आपकी आवाज आ रही है, आप हमें अपनी बात रखिए कि कैसे लगातार बीजेपी की पॉलिसी डिजिटल इंडिया की आलोचना ये उड़ा रहे हैं। इनके जमाने में, अब इनको क्या बता, आप तो डिजिटल इंडिया लायक थे ही नहीं कभी। डिजिटल इंडिया लायक कांग्रेस थी तब थी, आप उसमें कहीं नहीं थे। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने, सामने डिजिटल इंडिया दिख रहा है आपका। हाँ ठीक है, वो उसी की देन है कि आज आपके घर में 20 मोबाइल होगी भाई साहब, 2-3 मोबाइल लेके आप भी चलते होंगे। लैपटॉप हमने बांटा था डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए। फैक्ट्स अपने सही रखा करिए। अभी इन्होंने कहा कि सरकारें जो हैं फेल हो गई, कोई काम नहीं कर रही है। जनधन खाते पे कहा, भारत की जनता को फ्रॉड कहना जब तक ये लोग नहीं छोड़ेंगे, इनकी सरकार आने वाली नहीं। आज आप सब्जी लेने चले, जब डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात हुई, आज के डेट में कोई एक ठेला वाला ऐसा नहीं मिलेगा जिसके पास क्यूआर कोड ना हो। कोई मैं तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बता रहा था सर, उसके पास डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका। ये सब जनधन खाता के खोले जाने से हुआ है। आज हर व्यक्ति के खाते में पैसा जा रहा है, इनको दिक्कत हो रही है। आज ये 2G 3G 4G जो घोटाले हुए, सारे घोटालों का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी यहाँ बैठ के कर रहे हैं, उधर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठ के कर रहे हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं। आज सड़कें जितनी सुधार हुई हैं, पिछली सरकारों में इतनी सुधार सड़कों की नहीं थी, इसको आप भी देख रहे हैं। अब कम्युनिकेशन की आलोचना कर रहे हैं, जिस पे जाते हैं जितने खर्चे कम्युनिकेशन में आज हो रहे हैं, जितना डेटा आज खर्च हो रहा है, हर घर में 10 से 12 मोबाइल है। 2,000 करोड़ रुपए अपने प्रचार पे खर्च करा रही है सरकार। सर बोल लेने दीजिए, आपके बीच में बोला नहीं था, या मैं तो भी आपकी तरह करेक्ट कर रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह करेक्ट कर रहा हूँ, आप जैसे कर रहे थे। तो मैं चुप हो जा रहा हूँ, आप बोल लीजिए, आप अपनी बात बोल लीजिए। आपको भाई जनता के बीच में अवसर नहीं मिलता है, आप यहाँ बोलिए। हमें जनता के बीच में बहुत अवसर मिलता है। नहीं कभी नहीं मिलता तो आप यहाँ नहीं जाके। बहुत मिलता है, आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, आप जाइए चढ़ावा चोरी करिए। भैया हम आपको डिसाइड करेंगे। आप करेक्ट हो जाएंगे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। आप हो जाएंगे, जनता आपको भी वोट देने लगेगी। नहीं, आप अच्छा खराब छोड़ दीजिए ना, आपको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। चढ़ावा आपको करेक्ट मैं क्यों करूंगा?
वो आपकी चढ़ावा नीतियां हैं। चोरों से सर्टिफिकेट ब्रजेश जी, नहीं चाहिए। सवालों का जवाब दीजिए, पर्सनल मत आपके होइए। यहाँ थाने समाजवादी के गुंडे चलाते थे, हमारे यहाँ थाने में ब्रजेश जी, नहीं होता था। सरकार गुंडे चला रहे आए हैं। दिन ब्रजेश जी, सिंडिकेट सर्वे जी ने चलता जाइए, था। एक एक करके अपनी बात चला रहे हैं। रखिए। जो क्राइम होता था आपका, आजकल जो गुंडे joint सरकार चला crime रहे आप हैं। लोग करते थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आजकल वो गुंडे क्राइम के सरकार नकेल चला कसा रहे गया हैं। है। आजकल गुंडे जी, जी, सरकार जी। चला रहे हैं। ब्रजेश जी, सर्वे जी, अपनी बात रखिए, एक एक करके रखिए। गुंडे जी, सरकार ब्रजेश जी, अब चला रहे बोलिए। हैं। ज्यादा बेचैनी है बोलने, वो हमको नहीं बोलना, हमको जनता के बीच में बोलना है। जी ब्रजेश जी, बोलिए, क्या अपना कुछ काम चीजें करना है। लगातार बीजेपी हम दिखा लोग रही है इन क्या रहे हैं? पॉलिसीज पर? इनको बोल लेने दीजिए, इनको अवसर कम ब्रजेश भाई मिलता भाई। बोलिए। अभी विपक्ष में इनको बोले दीजिए, सर्वे भाई को बोल दे बंधे भाई। ब्रजेश जी, आप अपनी बात रखिए बीजेपी की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी का काम दिख रहा है, ठीक है। जिनको नहीं दिख रहा है, ईश्वर करे उन्हें ना दिखे। अच्छी चीज अच्छे लोगों को ही दिखती है। लेकिन ब्रजेश जी, अगर अभी- ये विकास जनता को नहीं दिखेगा तो कैसे काम चलेगा? कौन कह रहा जनता को नहीं दिख रहा मेरे भाई? कितने देर में इसी गोरखपुर में मेरे भाई समाजवादी की सरकार थी। 2017 के पहले यहाँ महेसरा एक पुल है, जहां से सर्वेश जी भी कई बार गए हैं नेपाल या उधर सिद्धार्थनगर जाते समय। धरने पे बैठना पड़ता था योगी आदित्यनाथ जी को एक 50 मीटर का पुल बनाने के लिए। आज गोरखपुर में चारों तरफ से पुल बने हुए हैं। लखनऊ की दूरी कम हो गई, बनारस की दूरी कम हो गई, देवरिया की दूरी कम हो गई। हमारी बच्चियां ड्यूटी करने देवरिया स्कूटी से चली जा रही हैं, लेकिन ब्रजेश जी- महाराजगंज चली जा रही हैं। ब्रजेश जो जी, जैसे कि आप कनेक्टिविटी बता बढ़ी रहे है, हैं गोरखपुर में विकास हुआ है, तो लगातार सर्वेश जी की पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उन्हें भी सैफई और मैनपुरी के लिए घेरा जाता है। तो मैनपुरी और सैफई से गोरखपुर कहाँ मैं अलग केवल नजर आ रहा है? गोरखपुर की बात इस नाते नहीं कर रहा हूं। गोरखपुर का मैंने एक एग्जांपल दिया। कहीं की सड़कें, इतनी अधिक सड़कें इन मोदी जी के 12 साल की गवर्नमेंट में जितनी सड़कें बनी हैं, उतनी सड़कें आज तक नहीं बनी थी। जहां नहीं, जितने फोर लेन्स बन रहे हैं, जितने विकास के काम हो रहे हैं, ब्रजेश जी- जनता को दिख रहा है। ब्रजेश जी, सिर्फ सड़कों से विकास दिख जाता जगह का? स्कूल, अभी प्रोजेक्ट अलंकार की बात इन्होंने कहा है। संस्कृत विद्यालयों में केवल 0.5% विद्यालय को अंशदान देना था, और अब इन्होंने कहा कि इनको नहीं दिखाई दिया। लेकिन गोरखपुर जिलों में 500 से अधिक कॉलेजों ने लिया है। अब ये कह रहे हैं लोग पैसा ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन अरे सर्वेश भाई, जी ने नहीं कहा ले ये रहे हैं, पॉलिसी तो पूरी दिक्कत तरीके है। से खराब हो गई है। कोई पॉलिसी नहीं खराब है। आज लाभान्वित हो रहे हैं लोग। प्रोजेक्ट अलंकार बहुत बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश सरकार की, और स्कूल इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जिन विद्यालयों के पास कमरे नहीं थे, वो विद्यालय में कमरे बन गए। तमाम विद्यालयों ने पैसा लिया है। गोरखपुर के जितने मैं संस्कृत विद्यालय में शिक्षक हूँ, केवल मेरे विद्यालय में जिसके पूज्य योगी आदित्यनाथ जी प्रबंधक थे, हैं, उस विद्यालय में केवल पैसा नहीं लिया, हाँ, तो क्योंकि इनको ऑलरेडी पैसा बना नहीं हुआ है। था। ब्रजेश जी, नहीं, हम लिए ही नहीं है। अरे आप पूरी बात गोरखपुर पर आके पूरी क्यों बात नहीं सुन गया? लिया करो। वहां 1 भी रुपया हमने नहीं लिया है। लीजिए, तो कहाँ से प्रोजेक्ट अलंकार बाकी हिट हो गया? जगहों पे, फेल हो गया। बाकी हर विद्यालय ने पैसा लिया है। सर्वेश जी, बताइए। आप आइए, मैं दिखा दे रहा हूँ। हर संस्कृत विद्यालय को प्रोजेक्ट आपने अलंकार क्यों से नहीं पैसा लिया? मिला है। आपने क्यों नहीं हमारा लिया? ऑलरेडी बना हुआ था। मंदिर का संसाधन पर्याप्त था। मंदिर ने बिल्डिंग बनवा दी थी, हमें नीड नहीं थी। अरे हमारे 18 25% कमरे चाहिए के था। बिल्डिंग 25% बने हुए अलग थे। रखना था। क्या था प्रोजेक्ट अलंकार? नहीं, हमारे खुद बने थे मेरे भाई। अब अरे तो किसी बने तो अच्छे चीज की आलोचना मत करिए। ढाई अरे सुनिए, अच्छी चीज आप 500 आपकी गरीब बातों में खुद ही विरोधाभास गरीब है। ब्राह्मण के बच्चे पढ़ते हैं। 500 खुद ही गरीब विरोधाभास है ब्राह्मण के आपके बच्चे यहाँ। गोरखनाथ मंदिर में भोजन करते हैं, पढ़ते हैं, और पूज्य महाराज जी के लिए उनके दीर्घायु की, उनके सच्ची होने की कामना करते हैं। आके देख लीजिए। अरे मैं भाई, मैं भी गोरखपुर का ही हूँ ब्रजेश जी, ब्रजेश सर्वेश जी भाई। के पास जाएंगे। जान सर्वेश रहा जी हूं। के पास जाएंगे। गोरखपुर सर्वेश के जी, हैं, ब्रजेश आके भाई, आप मैं देख भी लीजिए गोरखपुर वहाँ। का ही हूँ। मुझे बहुत अच्छे से यो आपके पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सच्चाई पता है। ब्राह्मणों के लिए स्कूल खोला हो तो बता दीजिए। 500 क्या, गरीब क्या? ब्राह्मण जिनके घरों में दिक्कतें होती हैं, वो बच्चे आ जाके पढ़ के विद्वान होकर के जाते हैं। बीएचयू में अरे 3 अध्यापक विद्वान हमारे पहले यहाँ आप के मुख्यमंत्री पढ़े जी को बना हुए। दीजिए, JNU बाकी में किसी और को बनाइएगा। अध्यापक है हमारे यहाँ। ब्रजेश अभी जी। निकल सुनिए, एक शैलेंद्र यादव मेरे विद्यार्थी, मेरे विद्यालय का विद्यार्थी शैलेंद्र यादव, बता रिपोर्ट करिए। शैलेंद्र यादव मेरे गोरखनाथ मंदिर का विद्यार्थी, बहुत अच्छा कथा कहता है। प्रमोट किया गया, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उसको इनाम दिलाया। ये अच्छा लड़का है, आगे प्रमोट समझ कर रहे हैं रहा क्या है। बातें कर रहे जात हैं? से पूछा ऊपर क्या उठ जा रहा है, करके काम पूछा जा करते रहा है, हैं आप लोग। बता रहे इमली।
ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, आप लगातार हमें जो गोरखपुर का विकास बता रहे हैं। समस्याओं पे वार्ता होती है, आपको धैर्य नहीं है। कथावाचक जब मैंने कहा कि हमारे विद्यालय ने ब्रजेश जी, सबकी आवाज रोक दी गई। हम सर्वेश जी की तरफ जाएंगे। सर्वेश जी, आप ये बताइए कि एक तरफ पहले जहां हम बात कर रहे थे, लगातार हमने देखा कि कैसे गोरखपुर की ही बात ब्रजेश जी लगातार करें। ब्रजेश जी, हम लगातार उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने सीएम योगी को चुना है, तो अब जो विकास है उसके जो वो गोरखपुर के इर्द गिर्द ही क्यों घूम रहा है? और साथ ही लगातार देखा जा रहा है कि अब लगातार ये बता रहे हैं कि गोरखपुर में विकास किया गया, गोरखपुर में स्कूल खोले गए, लेकिन लगातार ये विकास गोरखपुर में क्यों दिख रहा है? आपको आजमगढ़ में विकास नहीं दिख रहा है, आपको कहीं विकास नहीं दिख रहा। मैंने केवल एक नाम लिया। लेकिन ब्रजेश जी, आपने खुद बोला कि गोरखपुर में यहाँ ये हुआ। मैंने आपसे पूछा कि और ऐसी क्या क्या चीजें देखने को मिली, तो आपने बताया कि गोरखपुर में ये चीजें देखने को मिल रही है। मेडिकल कॉलेज केवल गोरखपुर में बना है, क्या बात कर रहे हैं महोदय आप? लेकिन ब्रजेश जी, तो आप ही ने बोला कि वहां पर नई चीजें शुरू हो रही हैं, और 10 में से अगर आपने 9 बातें की हैं तो वो सिर्फ गोरखपुर की नजर आ रही हैं। 10 में से 9 बातें गोरखपुर, उसमें से 7 बातें अपने कॉलेज की। जी ब्रजेश जी, एक बार हम सर्वेश जी की तरफ जाएंगे। सर्वेश जी, ऐसा कि आपने भी देखा, लगातार चर्चा में भी ये सामने आ रहा है कि कैसे जो अब विकास की हम चीजें देख रहे हैं वो लगातार दिख रही है हमें कि गोरखपुर के इर्द गिर्द घूम रही हैं। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हमने देखा कि सैफई और मैनपुरी को सबसे ज्यादा टारगेट में रखा जाता था, और आज भी जब बात की जाती है समाजवादी पार्टी की तो सैफई की और साफ तौर पर मैनपुरी की बात की जाती है। तो इस चीज को हटाने के लिए, इस चीज को खत्म करने के लिए समाजवादी क्या करती है? मैं फिर कह रहा हूं आपको कि जितनी भी पॉलिसीज, चाहे वो एक्सप्रेसवे था, वो सैफई तक नहीं जाता था। ठीक है, पहली बात। डायल 100 जो था वो पूरे प्रदेश के लिए था, आज भी काम कर रहा है, भले वैसे उतना अच्छा ना कर पा रहा हो। डायल 100, 1090, फ्री एम्बुलेंस, फ्री लैपटॉप्स, ये किसी एक क्षेत्र के लिए नहीं था। ये सारी चीजें वो हैं जो धरातल पे दिखती हैं। आज भी लैपटॉप यूज करते हैं बच्चे, और वो कोई जाति वर्ग देख के नहीं दिया जाता था, बच्चों को दिया गया डिजिटल डिवाइड दूर करने के लिए, वो सबके लिए था। सर्वेश जी, वो दौर तो सबने देखा था ना, लेकिन जहां सैफई में और मैनपुरी में पूरे समय लाइट आती थी, 24 घंटे की लाइट दी जाती थी, और बाकी प्रदेश में लाइट के हाहाकार मची हुई थी, लेकिन फिर भी वो चीजें लगातार सामने आती हैं। लाइट आप दो नए पावर प्लांट्स लगाए गए, तब लाइट एक दिन का काम नहीं होता, उससे पहले और कम आती थी। उसके बाद एक टाइम आया जब रात्रि पाली दिन पाली उत्तर प्रदेश में शुरू हुई, और वो हर जगह के लिए शुरू हुई। पावर जनरेशन ओवरनाइट नहीं होता है। पावर जनरेशन के लिए आप क्या इनिशिएटिव लेते हैं वो देखा जाना चाहिए। बड़े बड़े पावर प्लांट्स लगे और वो जनरेशन आज काम आ रही है। वैसा नहीं है ना कि योगी जी बिजली बना दे रहे होंगे ऐसे, या ब्रजेश भाई ऐसे बना दे रहे होंगे। बिजली बनने का इट इज अ प्रोसेस जो इवेंचुअली होता है टाइम के साथ। डेवलपमेंट भी ऐसा नहीं होता है। सर्वेश जी, एक बार शैलेंद्र जी की तरफ जाएंगे, अपनी कुछ बात रखना चाह रहे हैं। जी शैलेंद्र जी, अपनी बात रखिए। जी, अभी इस समय जो है, जो गर्मी की हालात इतनी खराब है, ड्रॉप आउट आप अगर अपना सर्वे कराएंगे तो लगातार मुझे लगता है कि आधे 1 घंटे भी लाइट नहीं मिलती है। रात की भी स्थिति वही है, दिन की भी वही है। जो मंत्री है श्री AK शर्मा जी, उनके द्वारा झूठी खबर फैलाई जाती है कि हम 18 घंटे बिजली देते हैं। मुझे लगता है कि 8 से 10 घंटे भी बिजली शायद प्रॉपर मिल नहीं पा रही है पूर्वांचल के हिस्सों में। मैं पूर्वांचल से बलिया मऊ का ही बॉर्डर से मैं बिलोंग करता हूँ, तो बिजली के हालात बहुत खराब है। बिल्कुल, जनता त्रस्त है, ये हालात है। बिल्कुल अभी पावर हाउस की स्थिति है, जो गांव के जो छोटे ट्रांसफार्मर है लगातार गांव में जले रहते हैं। उनकी क्षमता वृद्धि को लेकर के लोग लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, और निवेदन भी करते हैं सरकार से भी, और यहाँ के संबंधित जो चीफ है, एक्सीएन है, जेई है, यहाँ तक कि जेई और एई के तो फोन भी नहीं उठते हैं। इनके खुद मंत्री जी ने कई जेई और एई को फोन लगाया है, उन लोगों ने फोन तक नहीं उठाया। अभी हम 2-4 नंबर आपको जेई और एई का दे देंगे, आप खुद फोन लगा कर चलेगा। लाइट कटने के बाद अगर उनसे जानकारी ली जाए कि जेई और एई आप बता दीजिए कि लाइट कब आएगी, फोन उठेगा ही नहीं। या कोई समस्या है, तार टूट गया है, या ट्रांसफार्मर जल गया है, या उसकी समय क्षमता वृद्धि करनी है। इस तरह की तमाम अनियमितताएं इस समय गर्मी के कड़ाके की जो गर्मी पड़ी, इसमें लगातार जनता परेशान है। लेकिन बीजेपी के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री बोलेंगे। ब्रजेश जी के पास जाएंगे। ब्रजेश जी, शैलेंद्र जी ने सवाल उठाया
कि अब लगातार जो बिजली का दावा किया जाता है लगातार कि 18 घंटे बिजली दी जा रही है, इस 18 घंटे वाली बिजली पर उन्होंने कहा कि अब 1-2 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब बता रहा हूं मैं आपको, बिजली आज के डेट में बिजली की अगर कुछ समस्याएं हैं तो भी पिछली सरकारों से अच्छी है स्थिति। आप भी इस बात को देख रहे हैं। इस कारण क्या हुआ, एक व्यक्ति आज अभी ऊपर आया था कि सब लोग प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, सबके इनकम बढ़ रहे हैं तो लोग प्राइवेट विद्यालय में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज आप देखिए, गांव में पहले एसी नहीं हुआ करता था, आज हर गांव में जाइए, हर घर में नहीं तो मैक्सिमम घरों में एसी आपको मिल जाएंगे। शहर में हर दिन एसी के दुकानों पे देखिए भीड़ लगी रह रही है, लोग इंडक्शन के चूल्हे पे काम कर रहे हैं। तो अब बिजली का धीरे धीरे काम हो रहा है। फिर आप क्यों कह रहे हो भैया कि 18 घंटा बिजली दे रहे हैं? अरे आप सुन, बिजली आ नहीं रही है तो बताया तो ही जाएगा ना कि बिजली नहीं आ रही है। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आ रही है। आप फिर भी नहीं सुने हैं बात, बोल लेने दीजिए, आपको मैं बोला था, सुन लीजिए। ब्रजेश जी बात रखिए। नहीं, लेकिन फिर भी मैं सुन रहा था आपको। क्या बोले हैं आप? बिना मतलब बीच में अभी स्मार्ट मीटर से भी जनता परेशान है। सुनिए, बहुत विद्वान मत बनिए ब्रजेश मणि जी, तभी से झूठ फेंके जा रहे हैं, बीच में मत पूछिए मेरे भाई, झूठ फेंके जा रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं। बहुत विद्वान बने हैं क्या? बहुत विद्वान बने हैं। एक दिन विद्यालय जाते नहीं होंगे, एक दिन विद्यालय नहीं जाते होंगे। अध्यापक है ना, विद्यालय नहीं जाते होंगे, बैठ के नेतागिरी करते होंगे दिन भर, जनता को पढ़ाते नहीं होंगे और डायलॉग मार रहे हैं तभी से। बात मत करो, तुम जानते हो मैं नहीं पढ़ाता हूँ, व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, बदतमीजी करेंगे, पता करेगा दिन भर जो है शैलेंद्र जी पर्सनल मत होइए। ब्रजेश जी आप अपनी बात रखिए। कैसे लोगों को बुला देते हैं आप? ब्रजेश जी अपनी बात रखिए। सर्वेश जी की तरफ आएंगे। सर्वेश जी आप बताइए, जैसा कि ब्रजेश जी ने बताया कि लगातार जो सरकार है वो ऐसा काम कर रही है जो पिछली सरकारों से बेहतर है, तो क्या समाजवादी पार्टी के समय में इतनी भी लाइट नहीं आती थी जितनी अब आ रही है? नहीं, मैंने फिर आपको बताया, अब उसके लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा, साक्षर होना पड़ेगा। मैंने कहा ना, बिजली एक दिन में उत्पादन नहीं होता है, ये एक प्रोसेस है और वो टाइम के साथ उससे पहले और कम आती थी। और ये एसी अब आने लगे, अब एसी ट्रेनों में जाने लगे। हमारे दादाजी के समय पे ये होता था, परदादाजी के समय पे ये होता था। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये बातें ही अनपढ़ों वाली है। आप सीधी सी बात है कि कितने पावर प्लांट्स लगाए गए वो देखा जाना चाहिए। बिजली के जनरेशन के लिए क्या किया गया वो समझना चाहिए। बिजली के जनरेशन के लिए अभी इतनी आती, अभी उतनी आती, पहले उतनी आती थी, इससे पहले भाजपा सरकार नहीं रही थी क्या? तो ये कोई लॉजिक नहीं है। स्मार्ट मीटर किसके टाइम का इनिशिएटिव था जो फेल हो गया? स्मार्ट मीटर पर जो जग हसाई हुई उसका क्या? जो एक इनिशिएटिव ये लेते हैं उसमें मुंह के बल गिरते हैं। जवाब लेंगे ब्रजेश जी से। ब्रजेश जी बताइए, जवाब दीजिए इन चीजों का। जब स्मार्ट मीटर में जो गड़बड़ियां थी उसके अनुसार सुधार किया गया, उसमें जनता के हित में हमेशा खड़े रहेंगे। वापस ले लिया। अभी तक बिजली की चोरी होती थी। आज लोगों को जो लोग बिजली नहीं कनेक्शन ले पाते थे उनको कहा गया कि आप कनेक्शन लेकर के चलाइए, आपको डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया जाएगा। उनको कनेक्शन मिल रहा है। आज चोरी करते थे। हमारी सरकार हर घर में सब्सिडी के माध्यम से सोलर प्लांट लगवाने के लिए सब्सिडी दे रही है। अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। 3 किलोवाट सामान्य परिवार चलाता है। भैया बिजली विभाग भी सब्सिडी दे रहा है क्या? लूट मचा रहा है। अभी महंगाई बिजली विभाग भी बढ़ाई है। आप मत बोलिए मेरे भाई, महंगाई। आप सर्वेश जी को बोलने दीजिए, आपके बड़े भाई बैठे हैं। आप उत्तर प्रदेश में आपके पिताजी तो वो नहीं बोल सकते क्या? आप उनको बोलने दीजिए। वो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, वो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है, वो नहीं बोल सकते क्या? आप डिसाइड करेंगे कौन बोलेगा? जननायक राहुल गांधी जी ने मोदी और अमित शाह में दम कर रखा है। अखिलेश जी ने नकार दिया है। अमित शाह, अरे आप अखिलेश जी का नाम जपते हैं क्या सुबह शाम? अखिलेश जी का नाम आपके नेता भी जप रहे हैं। पढ़ाने सही कह रहे हैं। नहीं है 400 पार से 200 पार से या 80 सीटें जीत रहे थे। चले भाजपा का स्तर ये है कि इनको जीत रहे थे, कर्मों ने खा लिया ना आपको। दबाव में 2-4 जब एक व्यक्ति परिवार चलाएगा तो यही दशा होगी। पूछिए। अच्छा
अच्छा, परिवार पे आते हैं। परिवार, सचिन भाई पूछिए कृपाल सिंह बिष्ट कौन थे और उनके भतीजे कौन हैं? पूछिए, हिम्मत हो इनकी प्रबंधक जी के लिए बोले ब्रजेश जी, बोले। जवाब दीजिए इन चीजों का। कृपाल सिंह बिष्ट कौन थे, उनके भतीजे अजय सिंह बिष्ट कौन है? योगी जी के खिलाफ बोल ही नहीं पाएंगे। कृपाल सिंह बिष्ट पता नहीं कौन थे, अजय सिंह बिष्ट जो होंगे वो रहेंगे। योगी आदित्यनाथ जी की बात करिए। अवैधनाथ जी थे, पता है? अवैधनाथ जी के भतीजे हैं योगी आदित्यनाथ जी। अवैधनाथ जी भारतीय जनता पार्टी, सुनिए, परिवारवाद समझ आया? योगी आदित्यनाथ भतीजे परिवार हैं, समझ आया? सन्यासी हो गए, क्या परिवारवाद। दिक्कत हुआ? भतीजे हैं, सन्यासी हो गए, क्या हो गया? अवैधनाथ जी के अखिलेश नहीं, अरे अवैधनाथ जी के भतीजे हैं कि नहीं? परिवारवाद से ग्रसित अखिलेश यादव जी भतीजे हैं कि कपाले नहीं? यादव के अलावा अखिलेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं कि नहीं? हो सकता। अरे दूसरा योगी कोई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी नहीं हो सकता। योगी मेरे आदित्यनाथ जी महोदय के कोई भतीजे हो नहीं हैं। सकता। आप वो महंत तो हो सकते हैं क्या उत्तराधिकारी है। गोरखनाथ पीठ के? आपको पीछे आप जाने की महंत हो जरूरत सकते नहीं हैं? है। आप यही आप देखिए, महंत हो सकते हैं क्या? अवैधनाथ जी के सर्वेश जी, शिष्य थे। आरक्षण विरोधी हैं, सर्वेश जी, महिला ब्रजेश जी रुक को- जाइए। आप सभी ने अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने लगातार जाना कि आज जो लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लगातार जो चीज़ें देखी जा रही है, उनके ऊपर हमने आज अपने पैनल पर लोगों से बात की। हमारे साथ आज पैनल पे बीजेपी से ब्रजेश मणि जी उनके प्रवक्ता थे, हमारे साथ सपा से सर्वेश त्रिपाठी जी जुड़े हुए थे और साथ ही कांग्रेस से इंजीनियर शैलेंद्र दुर्वा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपने इस चीज़ पर बात करी कि कैसे लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो और ज़्यादा गर्माती जा रही है। एक तरफ जहाँ पर 2027 में चुनाव होने वाला है और तैयारियां लगातार जोरों शोरों पर है और लगातार सवाल उठते जा रहे हैं कि कैसे जनता विकास, रोजगार और साथ ही महंगाई जैसे असली मुद्दों पर जवाब चाहती है या फिर आरोप प्रत्यारोप की सियासत ही चुनावी एजेंडा तय करेगी। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।